रूस में अभी अभी कुछ बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। हमें लगता है कि हम हाल ही में यह बात बहुत बार कह रहे हैं, जो यह दिखाता है कि यूक्रेन का लंबी दूरी का अभियान कितना तीव्र हो गया है। लेकिन यह हमला अलग था। रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को अभी अभी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, जिसका असर न सिर्फ उस ईंधन संकट पर पड़ेगा जिससे रूस पहले से जूझ रहा है, बल्कि देश की कई अन्य रिफाइनरियों पर भी पड़ेगा। यूक्रेन का हमला सटीक था। 2500 किमी सफर के बाद सटीक हमले ने एक रिफाइनरी तबाह कर दी। अगर ये सब अपमानजनक नहीं था तो रूस ने अपनी बेहतरीन फाइटर जेट उतारी, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन को रोकने में नाकाम रहा। 7 जुलाई को बिजनेस इनसाइडर ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन के ड्रोन हजारों किलोमीटर की यात्रा करके पश्चिमी साइबेरिया की ओम्स्क रिफाइनरी तक पहुंच गए। आउटलेट के अनुसार 2500 किलोमीटर से ज्यादा हवाई क्षेत्र पार किया गया, जो लॉस एंजलिस और ह्यूस्टन के बीच की दूरी के बराबर है। यही वो 2500 किलोमीटर है जिसमें रूस की वायु रक्षा ने यूक्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। नतीजा वही है जैसा यूक्रेन की रिफाइनरी हमलों में पहले देखा है। एक्स जेलेनोवा प्लस टेलीग्राम चैनल के वीडियो में दिखता है कि सुविधा से काले धुएं के बादल उठ रहे हैं और पृष्ठभूमि में वायु रक्षा की फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। हम जानते हैं कि धुआं क्या संकेत देता है। इस समय ओम्स्क रिफाइनरी में आग लगी हुई है और इसका कारण यह है कि यूक्रेन के ड्रोन ने उस सुविधा पर सीधा हमला किया है जो इतनी दूर मानी जाती थी कि रूस को उसके बारे में कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सब कुछ बदल गया है। अब यूक्रेन के पास रिकॉर्ड तोड़ ड्रोन हैं। ओम्स्क के अधिकारी मामले को दबाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर विताली कोत्सेंको ने सिर्फ पुष्टि की कि यूक्रेनी ड्रोन ने सुविधा पर हमला किया, लेकिन आग का जिक्र नहीं किया। उन्होंने बताया कि कोई हताहत नहीं हुआ, जो रूस के लिए अच्छी खबर नहीं है, बल्कि ये यूक्रेन के ड्रोन की सटीकता दिखाता है। कोत्सेंको ने निवासियों से यह भी कहा कि वे उन ड्रोन के मलबे के पास न जाएं जिन्हें आसमान में मार गिराया गया था, और उन्होंने पुराना रूसी बहाना दोहराया कि रिफाइनरियों को नुकसान यूक्रेन के ड्रोन से नहीं होता। रूस की वायु रक्षा सब कुछ गिरा देती है, लेकिन मलबा हमेशा वहीं गिरता है जहां यूक्रेन निशाना लगाता है। ये सब एक बड़ा संयोग है। ओम्स्क रिफाइनरी में यूक्रेन के ड्रोन का मलबा सामान्य से भी ज्यादा सटीक था। तेल भंडारण इकाइयों जैसे बड़े लक्ष्यों पर हमला करने के बजाय यूक्रेन ने एक बहुत खास लक्ष्य चुना है। ओम्स्क रिफाइनरी में ELOUAVT 11 प्राथमिक तेल शोधन इकाई, जिसकी वार्षिक डिजाइन क्षमता 8.4 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल से भी ज्यादा है, वही मुख्य लक्ष्य थी। अगर आप उस रिफाइनिंग यूनिट को नष्ट कर देते हैं तो आपको बाकी ओम्स को जलाने की भी जरूरत नहीं है। ये अपनी पूरी क्षमता के आसपास भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी सबसे जरूरी मशीनों में से एक जलती हुई मलबे में तब्दील हो जाएगी। और वो यूनिट वही है जिसे दुनिया के सबसे सटीक ड्रोन मलबे ने निशाना बनाया है। हम मजाक कर रहे हैं। असल में रूस की वायु रक्षा प्रणाली विफल रही। यूक्रेन के ड्रोन ओम्स्क में घुस गए और रिफाइनरी ने अभी अभी पूरे संयंत्र के सबसे कीमती उपकरण को खो दिया है। ये गर्व करने लायक परिणाम है, लेकिन यूक्रेन ने जिस खास तरह की इकाई को निशाना बनाया, सिर्फ वही बात इस ताज़ा हमले को खास नहीं बनाती। यूक्रेन के पास जश्न मनाने के 2 कारण हैं, जिनमें से एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। पुतिन के साथी शायद यूक्रेन की इस उपलब्धि से दुखी होंगे, बाकी बाद में बताएंगे। ओम्स्क रिफाइनरी रूस की प्रमुख रिफाइनरियों में से एक है। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार यह उत्पादन क्षमता के हिसाब से रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और ये हर साल 21 मिलियन टन से ज्यादा कच्चे तेल को प्रोसेस करने में सक्षम है। यह आंकड़ा ELOUAVT 11 पर हुए हमले का पैमाना समझने में मदद करता है। यूक्रेन ने ओम्स्क रिफाइनरी की वार्षिक उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा बनाने वाली यूनिट नष्ट कर दी। अब जब यूक्रेन को पता है कि उसके ड्रोन रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी तक पहुंच सकते हैं, वह ऐसे हमले जारी रखेगा। यूक्रेन के रिफाइनरी हमलों की पहचान डबल ट्रिपल हमले बन गई है, तो शायद हम ओम्स्क में फिर आग लगने पर जल्द ही वीडियो बनाएंगे। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के अनुसार ओम्स्क रिफाइनरी रूस के युद्ध प्रयासों के लिए अहम है। ये रिफाइनरी कई तरह के ईंधन बनाती है, जिनमें संभवतः पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन शामिल है,
जो टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और युद्धक विमानों में इस्तेमाल होते हैं। नागरिक भी इनका इस्तेमाल करते हैं। रूस तब खुश नहीं होगा जब उसकी एक और रिफाइनरी बंद हो जाएगी, खासकर जब वह पहले से ही यूक्रेन के कारण ईंधन संकट झेल रहा है। ओम्स्क रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल और सैन्य ल्यूब्रिकेंट्स बनाती है। कीव पोस्ट के मुताबिक इसकी 99% रिफाइनिंग डेप्थ रूस में सबसे ऊंची दरों में से एक है। इसका मतलब है कि ओम्स्क रूस की ज्यादातर रिफाइनरियों की तुलना में अपनी अधिकतम क्षमता के ज्यादा करीब है। अब बिल्कुल नहीं और दूर दूर तक नहीं। हमने वीडियो की शुरुआत में कुछ अप्रत्यक्ष प्रभावों का जिक्र किया था। रूस के ईंधन संकट पर इसका प्रभाव उन्हीं प्रभावों में से एक है और हम इसके बारे में जल्दी ही विस्तार से बात करेंगे। ओम्स्क रिफाइनरी की खासियत मिलिटार्नी की रिपोर्ट में उजागर हुई है, जो यूक्रेन के हालिया प्रभावशाली हमले पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार ओम्स्क रिफाइनरी रूस की एकमात्र क्रैकिंग उत्प्रेरक बनाने वाली रिफाइनरी है। ये घटक जरूरी है क्योंकि अन्य संयंत्रों को द्वितीयक तेल शोधन में इनकी जरूरत होती है। कैटेलिटिक क्रैकिंग जटिल हाइड्रोकार्बन को सरल और हल्के अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया है। ईंधन उत्पादक इस प्रक्रिया का उपयोग ईंधन उत्पादों जैसे पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाने के लिए करते हैं। अगर रूस ने क्रैकिंग कैटलिस्ट तक पहुंच खो दी तो वह उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन बनाना भी नहीं कर सकेगा। ये लाखों रूसी इंजनों के लिए बुरी खबर है, जिन्हें अधिक घिसावट और टूट फूट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को कम गुणवत्ता वाले ईंधन का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये एक छोटी समस्या है जरूर, लेकिन ये एक और समस्या है जो अभी पुतिन पर बोझ बनती जा रही है। ये सब अपने आप में काफी प्रभावशाली है। हालांकि हमने आपको बताया था कि यूक्रेन ओम्स्क हमले का जश्न 2 कारणों से मना रहा है और उन कारणों में से एक का संबंध रिकॉर्ड तोड़ने से है। दूरी की बात करते समय हमने पहले ही आपको संकेत दिया था। 2500 किलोमीटर सिर्फ किसी ड्रोन द्वारा तय की गई अद्भुत दूरी नहीं है। ये सबसे बड़ी दूरी है जो किसी भी ड्रोन ने तय की है और फिर यूक्रेन युद्ध में सफल हमला किया है। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार यूक्रेन के ड्रोन पहले कभी इतनी दूर नहीं गए और 2500 किलोमीटर अनुमानित न्यूनतम सीमा हो सकती है। कैसे? ओम्स्क रिफाइनरी यूक्रेन की सीमा से सीधी उड़ान में 2500 किलोमीटर दूर है। यह संभावना नहीं है कि यूक्रेन ने इस हमले के लिए जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया वे सीधे सीमा से रिफाइनरी तक उड़ान भरते। संभव है कि रूस की वायु रक्षा से बचने के लिए उन्हें लंबा रास्ता लेना पड़ा, जिससे दूरी 3000 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। ये एक विश्व रिकॉर्ड है। यूक्रेन ने अगस्त 2025 में वोरोनिश एम ओवर द होराइजन रडार पर किए 1800 किलोमीटर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यूक्रेन ने अपनी रेंज क्षमता को कम से कम 30% तक बढ़ा दिया है, यूनाइटेड 24 मीडिया रिपोर्ट करता है। रूस के लिए इसका मतलब है कि यूक्रेन की स्ट्राइक रेंज बढ़ गई है और अब लगभग कुछ भी यूक्रेन के ड्रोन से सुरक्षित नहीं। अगर ओम्स्क रिफाइनरी के धुएं से पुतिन को संदेश नहीं मिला तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमले के बाद इसे साफ कर दिया। साइबेरिया भी अब यूक्रेनी सटीक हमलों की पहुंच में है, जेलेंस्की ने घोषणा की, जब उन्होंने बताया कि यूक्रेन ने जो अभी किया है वह न सिर्फ यूक्रेन में बल्कि पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है। पहले ओम्स्क रिफाइनरी यूक्रेनी ड्रोन की पहुंच में नहीं थी। दिलचस्प है कि यूक्रेन अब तक ओम्स्क पर हमला नहीं कर सका और फिर भी, जैसा कि आप जल्द ही जानेंगे, यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम देने के लिए उसी तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया जो उसकी गहरे हमले की रणनीति की पहचान बन चुका है। ये विरोधाभास जैसा लगता है ना? यूक्रेन ने पहले भी जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया था उसी तरह के ड्रोन का इस्तेमाल उसने इतनी दूर तक हमला करने के लिए किया जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की गई थी। क्या वजह है? हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यह है द मिलिट्री शो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पर वापस जाने से पहले अभी वो बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है। यूक्रेन ने ओम्स्क रिफाइनरी पर हमला करने के लिए जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया वह FPV-1 था, जिसे फायर पॉइंट बनाता है और यह यूक्रेन के शस्त्रागार में सबसे महत्वपूर्ण लंबी दूरी के ड्रोन में से एक के रूप में स्थापित हो चुका है। फायर पॉइंट के संस्थापक डेनिस स्टिलमैन ने एक्स पर लिखा, ओम्स्क रिफाइनरी की अब नए FPV-1 से मुलाकात हुई है
और संयंत्र से धुएं का वीडियो साझा किया। लेकिन एफपी एक तो 2500 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकता, है ना? गलत। फायर पॉइंट के संस्थापक ने जब नए FP-FP1 का जिक्र किया तो उन्होंने हमें एक छोटा सा संकेत दिया कि रूस पर अभी क्या हमला हुआ है। यूक्रेन के मुख्य लंबी दूरी ड्रोन में पहली बार इस्तेमाल के बाद काफी बदलाव हुए हैं। मूल मॉडल ओम्स्क रिफाइनरी पर हमला नहीं कर सकता। यह 1600 किलोमीटर तक जा सकता था, जो काफी प्रभावशाली है, लेकिन साइबेरिया इसकी पहुंच से बाहर था। हालांकि फायर पॉइंट उस जोन में लगातार बदलाव कर रहा है और उसने कुछ खास तैयार किया है। AI असिस्टेड गाइडेंस का इस्तेमाल करके इसकी रेंज बढ़ाई गई है। नया FP-FP1 अब 2700 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। अगर यूनाइटेड 24 मीडिया का अनुमान सही है कि ड्रोन को ओम्स्क तक अप्रत्यक्ष रास्ते से जाना पड़ा, तो फायर पॉइंट ने संभवतः FP-FP1 की रेंज उससे भी आगे तक बढ़ा दी है। हालांकि FP-FP1 पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। हालांकि इसमें जबरदस्त ताकत है और ये लंबी दूरी तय कर सकता है, लेकिन इसकी अधिकतम रफ्तार अभी भी सिर्फ 205 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये इतनी धीमी रफ्तार है कि अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन को पकड़ ले तो उसे आसानी से मार गिरा सकता है, लेकिन वे इसमें नाकाम रहे। ये इतनी धीमी रफ्तार है कि रूस अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट को FP-FP1 से मुकाबले के लिए भेज सकता है, जो ओम्स्क में हुआ। रूस ने कथित 5वीं पीढ़ी के Su-57 लड़ाकू विमान को यूक्रेन के भेजे FP-FP1 ड्रोन से निपटने के लिए तैनात किया, जो रूसी क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला करने आए थे। Su-57 और FP-FP1 की टक्कर में सिर्फ एक विजेता हो सकता था। FP-FP1 क्यों? क्या यह अपमान तो उससे भी बड़ा था जब यूक्रेन के ड्रोन 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर सकते थे। रूस ने ड्रोन समस्या से निपटने को अपना बेहतरीन लड़ाकू विमान भेजा। विमान को ओम्स्क रिफाइनरी पर यूक्रेन के हमले को रोकने भेजा गया था, लेकिन वह असफल रहा। Su-57 को एक ऐसी ताकतवर मशीन माना जाता है जो कुछ ही सेकंड में ड्रोन को संभाल सकती है। फिर भी ये तथाकथित 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान रूस की जरूरत का ये बुनियादी काम भी नहीं कर सका। मिलिटरी ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन के रिफाइनरी हमले में ओम्स्क के आसमान में Su-57 देखा गया। यह अनुमान नहीं है। जेट की उड़ान का वीडियो दिखाता है कि रूस ने यूक्रेन के ड्रोन से निपटने के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया। इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि Su-57 किसी भी चीज को मार गिराने में सफल रहा या नहीं। शायद उसने 1 या 2 FP-1 को मार गिराया हो, लेकिन वह उस ड्रोन को रोकने में नाकाम रहा जिसने ओम्स्क पर हमला किया। रूस के लिए और भी बुरा यह है कि Su-57 की तैनाती में रूस ने A-50U अर्ली वार्निंग और कंट्रोल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था, जो Su-57 पायलट को यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने के लिए जरूरी सारी जानकारी दे रहा होना चाहिए था। फिर भी Su-57 नाकाम रहा। रूस के 2 आधुनिक विमान भी यूक्रेनी ड्रोन को नहीं रोक सके, जबकि वे ड्रोन उनकी तुलना में धीमे उड़ रहे थे। Su-57 की तैनाती की फुटेज से साफ है कि इसका ओम्स्क के आसमान में होना सहयोग नहीं था। Su-57 को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसके हथियार अंदर रखे जा सकते हैं, जिससे रडार पहचान कम होती है। ओम्स्क में देखा गया Su-57 बाहरी हार्ड पॉइंट्स और हथियारों से लेस था, जो तुरंत ड्रोन पर दागे जा सकते थे। Su-57 में R-74 M2 मिसाइलें थी, जो हवा से हवा में मार करती है और FP-1 गिराने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी ये काफी नहीं था, और इससे हमें पता चलता है कि Su-57 उतना अच्छा नहीं है जितना इसे बताया जाता है, भले ही इसे रूस द्वारा ड्रोन की पहचान और उन्हें खत्म करने के लिए कुछ बदलावों के साथ इस्तेमाल किया जा रहा हो। अगर पुतिन में शर्म होती तो उन्हें शर्म से सिर झुका लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने Su-57 को दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट बताया। ये हमारा बेहतरीन विमान है। पुतिन ने 2019 में कहा था कि सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बेहतरीन विमान है। अपने ऑपरेशनल फीचर्स और हथियारों में कोई विमान हमारे जितना अच्छा नहीं उड़ सकता। लगता है एक FP-1 इससे बेहतर उड़ सकता है। ये इतना अच्छा उड़ सकता है कि रूस के कथित सबसे बेहतरीन विमान से बच सके। कुछ तो हमें बताता है कि Su-57 के लिए
सब कुछ थोड़ा गलत हो गया है। इस जेट को पहले ही सच्चे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट मानकों से काफी पीछे पाया गया है। यूक्रेन की नई आवाज बताती है कि इसमें Su-27 के इंजनों के उन्नत वर्जन लगे हैं। इसका असर जेट की स्टेल्थ पर पड़ता है, क्योंकि इंजन में ऐसा नोजल नहीं है जो गर्मी कम करे, जिससे इसकी रडार सिग्नेचर पश्चिमी 5वीं पीढ़ी के फाइटर्स से बड़ी होती है। Su-57 ज्यादा से ज्यादा एक थोड़ा उन्नत 4थी पीढ़ी का जेट है। सबसे बुरा तो हमने अभी देखा, रूस का सबसे अच्छा फाइटर जेट भी FP-1 नहीं रोक सका। तो रूस को अपने Su-57 के साथ समस्या है, लेकिन असली समस्या हमें वापस उसी चीज पर ले जाती है जिस पर यूक्रेन ने अभी अभी हमला किया है। ओम्स्क एक और तेल रिफाइनरी है जिसकी क्षमता कम से कम काफी हद तक घटा दी गई है। इस हमले से पता चलता है कि यूक्रेन के नए ड्रोन की रेंज शानदार है और रूसी तेल पर पिछले 1 साल से चल रहा अभियान अब और तेज हो रहा है। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक यूक्रेन का कहना है कि उसने मार्च से रूस के तेल बुनियादी ढांचे पर 50 से ज्यादा हमले किए हैं। इन हमलों के कारण रूस की कुल रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 42% प्रभावित हुआ है और इसका उत्पादन पर साफ असर पड़ रहा है। अब पूरे रूस में ईंधन की राशनिंग हो रही है और राष्ट्रीय पेट्रोल उत्पादन 17% गिरकर 8,50,000 बैरल प्रतिदिन रह गया है। ये बहुत ज्यादा लगता है जब तक आप नहीं जानते कि रूस में गर्मियों में पेट्रोल की रोजाना मांग 1,10,000 टन है। हर दिन 25,000 टन की कमी है और ये सब यूक्रेन के रिफाइनरी हमलों की वजह से है। फाइनेंशियल टाइम्स के पास और आंकड़े हैं। यूक्रेन ने 2026 की शुरुआत से अब तक रूसी रिफाइनरियों पर कम से कम 194 बार हमला किया, जो 2025 के पहले 6 महीनों की तुलना में 11 गुना अधिक है। रूस का दावा है कि उसने साल के पहले 6 महीनों में अपने क्षेत्र में 63,933 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है, जिसमें सिर्फ जून महीने में रिकॉर्ड तोड़ 17,832 ड्रोन को गिराया गया। हम जानते हैं रूस इंटरसेप्शन का क्या मतलब मानता है। यूक्रेन ने जितने ड्रोन लॉन्च किए, रूस ने दावा किया कि सबको इंटरसेप्ट किया, जबकि कुछ अंदर तक पहुंच गए। यह जो हो रहा है वो गहरे हमलों का अभियान है जो रूस को अंदर से कमजोर कर रहा है। जिन ईंधन की कमी का हमने जिक्र किया था वह हर जगह फैली हुई है। CNN के मुताबिक रूस के सभी 11 टाइम जोन कवर होते हैं, क्योंकि देश के लगभग सभी 83 क्षेत्रों में ईंधन की कमी है। रूस अब हताश है क्योंकि पेट्रोल पंपों के बाहर कतारें इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। ईंधन के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक के पास इतनी सारी जलती हुई रिफाइनरियां हैं कि उसे जितने भी स्रोत मिल सकते हैं उनसे आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने पत्रकारों से कहा, अगर उचित कीमतों पर समझौता हुआ तो आयात जारी रहेगा। यह सब तब हो रहा है जब रूस ने पेट्रोल और विमानन ईंधन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा लगता है कि वो डीजल के लिए भी यही करने जा रहा है। सराटोगा फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस और कजाकिस्तान रूस की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं बनाते। रॉयटर्स का कहना है कि भारत को संभावित आयातक के रूप में इस सूची में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि रूस अपनी कमी को रोकने के लिए 4 लाख टन पेट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन आपातकालीन उपायों में से कोई भी एक साधारण तथ्य को नहीं बदलता। रूस अपनी तेल रिफाइनरियों की रक्षा नहीं कर सकता। यूक्रेनी हमलों से देश का एयर डिफेंस नेटवर्क कमजोर हो गया है। अब इतने सिस्टम और मिसाइलें नहीं बची है कि वे उच्च प्राथमिकता वाले ठिकानों जैसे रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी की सुरक्षा कर सके। ओम्स्क की रक्षा रूस की बेहतरीन बहुस्तरीय वायु रक्षा व्यवस्था से होनी चाहिए थी। इसके बजाय ओम्स्क रिफाइनरी में आग लगने के वीडियो में हमने जो देखा और सुना वो सिर्फ इधर उधर से की गई फायरिंग थी और एक नाकाम Su-57 उड़ान थी, जो पुतिन जितना जानना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा असलियत उजागर करती है कि वो जिस फाइटर जेट को दुनिया का सबसे बेहतरीन मानते हैं उसकी असली हालत क्या है। यूक्रेन का रिफाइनरी अभियान इतना बढ़ गया है कि पुतिन को अब उस युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत पर विचार करना चाहिए जिसे उन्होंने शुरू किया था। अब तक पुतिन सिर्फ रूस में बढ़ते तेल और ईंधन संकट को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर पाए हैं, जबकि ऐसे सुधार के लिए
समय खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जो आने वाला ही नहीं है। फिर भी यूक्रेन हमला करता रहेगा। उसका लक्ष्य पुतिन की युद्ध संबंधी गणना को बदलना है ताकि वो यह समझ सके कि उनका आक्रमण हर गुजरते दिन के साथ रूस और उसके लोगों को और अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। पुतिन ने आक्रामकता के साथ जवाब दिया है। शांति के लिए उनकी मांगें और भी ज्यादा चरम हो गई हैं और अब वह यूक्रेन से उसके दक्षिणी क्षेत्र के साथ साथ डोनबास को भी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। ये एक हताश व्यक्ति की मांगें हैं जिसे पता है उसका समय कम है। रूस के नेता ने देखा कि यूक्रेन के ड्रोन रूस में 2500 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक हमला कर रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। यूक्रेन के पास चुनने के लिए ढेरों लक्ष्य है और रूस में लगभग किसी भी सैन्य महत्व की चीज पर हमला करने के लिए पर्याप्त ड्रोन भी है। पुतिन की हताश अवज्ञा एक असफल नेता की अंतिम सांस है और उनकी गिरावट का कारण हो सकती है। खाली पड़े पेट्रोल पंपों पर गुस्साए रूसी अब उनके खिलाफ होना शुरू हो गए हैं। लेकिन जैसे जैसे पहले से कहीं ज्यादा सैनिक यूक्रेन में मारे जा रहे हैं, विद्रोह पनप सकता है। पुतिन को चेतावनी मिली है और उनके आंतरिक घेरे तक पहुंचने वाली गहरी साजिश बन रही है। वीडियो देखें और जानें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन पुतिन के पतन को तेज करने के लिए क्या क्या कर रहा है। और देखने के लिए धन्यवाद।